नमस्कार। बात पते में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर देश भर में चर्चा शुरू हो गई है। आपने उत्तर प्रदेश की बात सुनी होगी, जहां पर सरकार ये योजना बना रही है कि जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उन्हें सरकारी नौकरियों में, सरकारी योजनाओं में किस तरह दूर रखा जाए, यानी लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वो 2 से अधिक बच्चे पैदा ना करें। कुछ इस तरह की ही मिलती जुलती बात असम के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं कि वहां पर भी ऐसा हो सकता है। कुछ अन्य बीजेपी शासित प्रदेशों से भी इसी तरह की आवाज आ रही है। अगर इतनी ही काफी नहीं थी तो फिर अब यह भी खबर आ गई कि जो संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है 19 तारीख से, इसमें बीजेपी के सांसद राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों ही सदनों में प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आएंगे जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। यह भी कहा जा रहा है कि इनमें से एक बिल पर 6 अगस्त को यानी शुक्रवार को चर्चा भी हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका एक बयान आ गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कानून बनाने से जनसंख्या नियंत्रण में मदद नहीं मिलेगी। उनका यह मानना है कि जब तक लोगों को शिक्षित ना किया जाए, गरीबी दूर नहीं होती, तब तक जनसंख्या नियंत्रण का कोई भी उपाय कारगर नहीं होगा। ये नीतीश कुमार की अपनी राय है और यह राय महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अगर कोई भी बिल आपको पारित करवाना है संसद में तो आपको वोट चाहिए। बीजेपी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, तो ऐसे में नीतीश कुमार की राय काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश की सरकार का, खासतौर से जो उनके अपने विधि आयोग का फैसला आया है जिस पर उन्होंने जनता से राय मांगी, इसका विरोध भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी की ओर से उनके एक सांसद हैं, उन्होंने विरोध किया है। कई दूसरे ऐसे तबकों से भी आवाज़ आई कि आखिर इस पूरी कवायद के पीछे मकसद क्या है। क्या यह सिर्फ सियासत है, राजनीति है, या फिर रणनीति है 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए? क्या यह ध्रुवीकरण की कोशिश है? ये सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर जनसंख्या नियंत्रण है क्या? क्या देश में जनसंख्या की वृद्धि एक समस्या है या नहीं है? और अगर समस्या है तो इसको किस तरह से हल किया जा सकता है, या फिर यह समस्या नहीं है बल्कि एक ताकत है? ये सारे पक्ष हैं इस पूरी बहस के, जिस पे हम आज बात पते में चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर सामने रखना चाहते हैं कि दुनिया की जो आबादी है उस पर भारत कहाँ खड़ा है। आप सब जानते हैं, बचपन से अपनी किताबों में पढ़ते आए होंगे, अखबारों में पढ़ते आए होंगे, टीवी पर देखते आए होंगे कि दुनिया भर में चीन सबसे अधिक आबादी वाला देश है। उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत आता है आबादी के हिसाब से। लेकिन इसमें अब एक जो चौंकाने वाला आंकड़ा है वो ये है कि 2025 तक या उससे पहले, यानी अगले 3 से 4 साल के भीतर, भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो क्या ये एक चिंता की बात है या नहीं है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले थोड़े से आंकड़े आपको रख देते हैं। लेकिन इसमें यह बताया गया है कि 2060 के बाद, यानी 2025 तक तो भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश हो जाएगा, लेकिन 2060 के बाद, यानी उसके बाद भारत की जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे करके कम होने लगेगी, उसमें स्थिरता आ जाएगी, ये बात कही जा रही है। संयुक्त राष्ट्र का यह अनुमान है कि सन 2100 तक भारत की आबादी 145 करोड़ रहेगी, जबकि 2059 यानी उससे करीब 40-41 साल पहले सबसे अधिक 165 करोड़ रहेगी। तो जो पीक है भारत की जनसंख्या वृद्धि का वो 2059-2060 तक आएगा। उसके बाद ये स्थिर होकर धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इसमें जो भारत का एक विश्लेषण किया गया है जनसंख्या का, उसमें यह कहा गया कि 15 से 64 वर्ष की जो भारत की कुल आबादी, उसका 2/3 आबादी 15 से 64 वर्ष है। इसके साथ साथ जो आधी आबादी है भारत की वो 30 साल से कम है। तो इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है अंग्रेजी में, यानी जनसंख्या का, आबादी का एक लाभ, एक फायदा। तो भारत को यह फायदा इसलिए मिल सकता है क्योंकि भारत के पास सबसे अधिक संख्या में युवा लोग हैं और ये संख्या आगे भी बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। तो इसलिए कई विश्लेषक ये मानते हैं कि इससे भारत को ताकत मिलेगी। भारत के पास काम करने वाले लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी और इसका सीधा फायदा भारत को मिल सकता है। ये उनका अपना आकलन है, क्योंकि अधिक आबादी का मतलब होता है कि अधिक कामगार। और इसमें अगर हम चीन की बात करें तो चीन को कहाँ नुकसान हुआ। हम सब जानते हैं कि चीन में काफ़ी लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण के अलग अलग कार्यक्रम चलते रहे हैं
वहाँ पर एक बच्चा नीति को प्रमोट किया गया। जैसे भारत में आप सब जानते हैं कि भारत में जो कार्यक्रम चला है उसमें हम दो हमारे दो की बात की गई। हमारे कहा गया कि 2 बच्चे ही आपके होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन चीन ने एक बच्चे की नीति को रखा, लेकिन उसके दुष्परिणाम चीन के सामने एक एक करके धीरे धीरे आने लगे। उसमें हुआ क्या कि उनके वहाँ पर जो काम करने वालों की संख्या थी वो कम होती चली गई, बुजुर्गों की संख्या बढ़ती चली गई और 1 to 4 हो गया। यानी एक कमाने वाला व्यक्ति, उसके ऊपर अपने माता पिता की जिम्मेदारी और उसके ऊपर अपने 4 जो नाना नानी और दादा दादी उनकी जिम्मेदारी। तो एक के ऊपर 2, 2 के ऊपर 4, 1 to 4 ये हो गया चीन के अंदर। और चीन को अब समझ में आया, हालांकि बहुत देर से समझ में आया उन्हें, लेकिन अब उन्होंने उस एक बच्चा नीति को ख़त्म कर दिया है। इसका यह भी नुकसान हुआ चीन को कि वहाँ पर जो काम करने वालों की संख्या थी वो लगातार अब घटने लगी है और जो बुजुर्गों की संख्या है वो लगातार बढ़ने लगी है। तो ये एक असर पड़ता है एक बच्चा नीति का। इसलिए भारत में शुरू से 2 बच्चा नीति को प्रोत्साहित किया गया, कहा गया कि हम 2 हमारे 2। लेकिन इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो धीरे 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 करके कम होती जा रही है। हर 10 साल बाद हमारे यहाँ जनगणना होती है, आप जानते हैं, और जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक वृद्धि दर हमारी कम हो रही है, उसमें गिरावट आ रही है। और दूसरी बात, इसका ये मतलब है कि भारत में जनसंख्या जो है वो धीरे धीरे करके स्थिर होती जा रही है। अब इसमें आपको एक आंकड़ा बताना बहुत ज़रूरी है, उसको हम बोलते हैं TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी प्रजनन दर। प्रजनन दर क्या होती है कि एक महिला कितने औसतन बच्चे उत्पन्न कर सकती है, जन्म दे सकती है, उसके बारे में ये TFR की गणना होती है। भारत में 1971 में ये 5.5 प्रति महिला था, यानी एक महिला पर 5.5 बच्चे औसतन, और अब ये घट करके 2020 में 2.2 रह गया है। और जो आइडियल रेट दुनिया भर में माना जाता है TFR का, प्रजनन दर का, वो 2.1 माना जाता है। वो क्यों? क्योंकि माता पिता और उनकी 2 संतानें और उसके ऊपर एक संतान का इसलिए मान करके चलते हैं कि अगर वो युवा होने से पहले और इस उम्र में पहुंचने से पहले कि वो प्रजनन कर सके, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो कम से कम 2 का परिवार बना रहेगा और इसका एक तरह का संतुलन बना रहेगा। इसको रिप्लेसमेंट रेट कहा जाता है, यानी माता पिता की जगह 2 बच्चे आकर के उनकी जगह ले लेंगे, और ये रिप्लेसमेंट रेट इस तरह से माना जाता है। भारत में ये जो TFR है इसमें लगातार गिरावट आई और ये एक तरह से अब स्थिर होता जा रहा है। और जो आंकड़े आए थे हमारे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के, उनमें 17 राज्यों में से बिहार, मणिपुर और मेघालय को छोड़ के बाकी सारे राज्यों की जो TFR है वो 2.1 से कम आ गई है। लेकिन हाँ, समस्या किन राज्यों में बनी हुई है? ये समस्या आपकी उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है। ऐसे राज्यों में TFR की दर जो है वो 3 से भी ज़्यादा है। इसलिए वहाँ पर बार बार इस तरह के उपाय करने की बात होती है कि जनसंख्या का नियंत्रण कैसे हो सके। जबकि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में ये 2.1 से नीचे है। तो यानी कुल मिलाकर के तस्वीर इतनी भयावह नहीं है, ऐसा कुछ जानकार कहते हैं कि इतनी भयावह तस्वीर नहीं है भारत में जिसको कि बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है। दूसरी बात यह है कि इसमें कारण क्या है? सबसे ज़्यादा कारण अगर इसका कोई है तो गरीबी और अशिक्षा। ये बताया जाता है कि इसके लिए मुख्यतः भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण यह है। और दूसरा ये भी कारण है कि बेटी की चाह, ये चाह होती है कि बेटा हो, और इसमें इस कारण जो है 1 से अधिक, 2 से अधिक संतान जो है वो घर में पैदा होती है। ये भी भारत में एक कारण बताया गया है। लेकिन जो इसको एक धार्मिक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश होती है, यह कहा जाता है कि ये मुसलमानों की वजह से देश में आबादी बढ़ रही है। क्या वाकई ऐसा है? कई जानकार ऐसा कहते हैं कि ठीक है कि प्रजनन दर अधिक है, लेकिन इसका कारण गरीबी और अशिक्षा हो सकती है। लेकिन ये तुलना इसलिए गलत है कि अगर आप कोई भी उपाय लाते हैं, मान लीजिए कहते हैं कि 2 से अधिक बच्चे जिनके होंगे उनको हम सरकारी नौकरियां नहीं देंगे, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, तो इसका ज़्यादा विपरीत असर मुस्लिम परिवारों पर कम पड़ेगा और हिंदू परिवारों पर ज़्यादा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 80% से अधिक आबादी ऐसी है जिनकी TFR 2.1 से अधिक है हिंदू परिवारों में। तो इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा, ये बात भी एक कही जाती है। इसको धर्म से जोड़ने की बात इसलिए भी आती है क्योंकि एक देश में ये माहौल रहा है नसबंदी का। आपातकाल के दौरान एक नसबंदी करके जो अभियान चला, उसकी दहशत, उसका डर, उसका खौफ अब भी लोगों के मन में बैठा हुआ है। बड़े पैमाने पर खासतौर से उत्तर प्रदेश और उत्तरी भारत में इस अभियान को चलाया गया था और इसके चलते जनसंख्या नियंत्रण को दरअसल परिवार नियोजन में बदल दिया गया था
और ये एक भयावह रूप ले चुका था। शायद ये भी एक कारण, इसके चलते काफ़ी डर लोगों के मन में रहता है। अब बहस इस बात पर हो रही है कि कानून बनाना ठीक है या नहीं है। क्या कानून बनाने से आबादी बढ़ना रुक जाएगी? जाहिर सी बात है कि इसके पीछे तर्क भी हो सकते हैं। लोग बोलते हैं कि क्या हत्या की सज़ा देने का आपने फांसी का कानून बना दिया, इससे क्या हत्याएं होना रुक गई? या फिर बिहार में शराबबंदी का कानून बन गया तो क्या इससे शराब बिकना बंद हो गई? ये तमाम तरह के तर्क होते हैं, लेकिन इन तर्कों में अपनी अपनी जगह पर सही भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह पर गलत भी हैं। क्योंकि कानून तो, आप अगर एक समाज में रहते हो तो कानून तो बनेंगे, लेकिन क्या कानून एक रास्ता है? क्या इस तरह से लोगों को हतोत्साहित करना एक रास्ता है कि आपके पास अगर 2 से अधिक बच्चे हैं तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, वो सुविधा नहीं मिलेगी? और इसमें एक, अगर आप समय सीमा कैसे तय कर सकते हैं? दूसरी बात यह कि आप केवल पंचायत के चुनाव न लड़ सकते हैं, इस तरह की रोक क्यों लगा सकते हैं? आप विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव न लड़ सकें, ये रोक क्यों नहीं लगाते हैं? फिर उसके बाद ये भी सवाल उठता है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या, रोजगार के क्षेत्र में क्या, आप उनको कैसे वंचित कर सकते हैं? पिछली तारीख से आप कैसे इसको लागू कर सकते हैं? जिनके आज की तारीख में 2 से अधिक बच्चे हैं उनका क्या होगा? और फिर जिनके पास एक बच्चा है, उनके अगर 1 से अधिक हो जाते हैं कानून बनने के बाद, तो उनका क्या होगा? अगर कोई बच्चा जिसके पास नहीं है, अगर वो 2 बच्चे गोद ले ले तो उसका क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है कि इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। ये लोग ज़रूर मानते हैं कि देश में जिस तरह से आबादी बढ़ी है, भारत में ख़ासतौर से दुनिया का दूसरा नंबर का आबादी वाला देश है, 3-4 साल में नंबर 1 का देश हो जाएगा, तो ऐसे में हमें कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाने पड़ेंगे। सरकार की आपातकाल के बाद जो नसबंदी वाली जिस तरह से ज़्यादतियाँ की गई, उसकी जो कड़वी यादें हैं, उसके बाद से सरकार भी सतर्क है। सरकार नहीं चाहती कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके कोई कदम उठाया जाए, इसलिए परिवार नियोजन जबरन करने की बात तो कोई करता ही नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण की बात ज़रूर कर रहे हैं, जिसको लेकर के कि इंसेंटिव कैसे देना है और डिसइंसेंटिवाइज कैसे करना है, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। और जब तक इसमें आम राय नहीं बनेगी, सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ नहीं आएंगी, तब तक ये केवल एक सियासी मुद्दा ही रहेगा। सब समझते हैं कि इसके पीछे फिलहाल अगर बातचीत हो रही है तो क्या मकसद है। हालांकि हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 2019 को जब पीएम मोदी ने अपना भाषण लाल किले से दिया था तो उन्होंने जनसंख्या वृद्धि का जिक्र किया था। तब माना था कि शायद सरकार इस दिशा में कोई कदम उठा सकती है। और अब जिस तरह से एक के बाद एक कई बीजेपी शासित राज्य उठा रहे हैं, उसको देख करके लग रहा है कि शायद केंद्र सरकार भी अपना कोई मन बना रही है। लेकिन बेहतर ये होगा कि इस पर सबसे बातचीत की जाए। किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के लोगों के मन में ये संदेश, ये डर ना बैठे कि उन्हें खासतौर से निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि ये देश सबका है। सब मिलकर के ही एक साथ अगर फैसला करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे और मन में किसी तरह के कोई कड़वाहट नहीं रहेगी। तो बात पर देखिए में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।